हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स हैं, 30 पीडीएफ्स इसमें प्रोवाइड की गई हैं और अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर वो भी अवेलेबल है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। तो फिलहाल 399 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ और जल्दी इसका प्राइस 999 हो जाएगा, तो उससे पहले आप इसको बाय कर सकते हैं। जितना भी बैंकिंग एग्जाम है सबके लिए ये आपका जो कोर्स है ये यूज़फुल होने वाला है। इसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी समझाए हैं और इंश्योरेंस पर भी एक डेडिकेटेड चैप्टर आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। मिशेल बार्नियर इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मिशेल बार्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है फ्रांस। आपको जानना चाहिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने मिशेल बार्नियर को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। 73 इनकी एज है और ये फ्रांस के ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। और किसे रिप्लेस कर रहे हैं इस पद पर? गैब्रियल एटल को, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे। मिशेल बार्नियर, आपको जानना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के चीफ नेगोशिएटर थे ब्रिटेन के साथ ब्रेक्सिट टॉक्स के लिए 2016 में, और ये रिपब्लिकन्स एलआर पार्टी से संबंधित हैं। आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी जानना चाहिए, जो फ्रांस का करंट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसको 5th रिपब्लिक कहते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि 5th रिपब्लिक किस कंट्री को कहते हैं, तो आप कहेंगे फ्रांस। When is the इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है सितंबर 8। आपको जानना चाहिए, 1967 से ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है और जो ग्लोबल सेलिब्रेशन इसका हो रहा है वो याओंडे कैमरून में किया जा रहा है। इस बार थीम रहेगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे का प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। अ पीस एकॉर्ड वॉज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, द नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड विच अदर ग्रुप? भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और किस अन्य समूह के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने, और जो 2 मेजर इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इन्होंने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है ताकि राज्य में जो वायलेंस है उसको समाप्त किया जा सके। तो 35 साल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है स्टेट में इन ग्रुप्स के द्वारा, तो वो ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो वायलेंस है उसको रिनाउंस कर देंगे, उसको त्याग देंगे। और ये 12th पीस पैक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, और तीसरा पीस पैक्ट है त्रिपुरा में। तो लगभग 10,000 इंसर्जेंट्स यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं। इंसर्जेंट मतलब जो स्थापित सरकार के खिलाफ हथियार उठा लें, ठीक है, या फिर अपनी अलग अलग मांगे रखें, इस तरह से जो मेन स्ट्रीम से न जुड़े हों। उमेश उपाध्याय हु पास्ड रिसेंटली वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन विच प्रोफेशन? उमेश उपाध्याय, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जर्नलिज्म। देखिए, जाने माने जर्नलिस्ट
उमेश उपाध्याय 64 की एज में इनकी डेथ हो गई है। अब आप लाइफ देखिए किस तरह से होती है। इनका नया मकान बन रहा था तो उसे देखने गए थे, शायद 4th फ्लोर पर 5th फ्लोर पर, इस तरह से इनका मकान कहीं पर बन रहा था। ये फ्लैट वगैरह अपना चेक करने गए थे, फ्लैट इनका तैयार हो रहा था दिल्ली में, तो वहीं से नीचे झांक रहे होंगे तो 4th फ्लोर से गिर गए, है ना। आदमी अपनी पूंजी जमा करके मकान बनाता है ताकि उसमें रहेगा, और इस तरह की भी घटनाएं इस संसार में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जिसलिए बनाए थे रहने के लिए, वही अपना देख नहीं सके। तो इस तरह कई उदाहरण डेली आप सुनते भी होंगे। खैर, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के प्रेसिडेंट और मीडिया डायरेक्टर रहे। हाल ही में इन्होंने अपनी एक बुक भी लॉन्च की थी, वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी। एक ओबिचुरी और जानिए। वेटरन फिल्म क्रिटिक, क्यूरेटर एंड ऑथर अरुणा वासुदेव, जिन्हें द मदर ऑफ एशियन सिनेमा कहते हैं, इनका भी निधन हो गया है 88 की एज में। इन्होंने दिल्ली बेस्ड फिल्म मैगजीन सिनेमाया द एशियन फिल्म क्वार्टरली, इसको भी लॉन्च किया था। साथ ही इन्होंने ओशियन सिनेफैन फिल्म फेस्टिवल की स्थापना की थी दिल्ली में। वहीं नारी हीरा, जो कि फाउंडर एंड एडिटर रहे स्टारडस्ट मैगजीन की, इनका भी निधन हो गया 86 की एज में। फॉर्मर लेबनीज प्राइम मिनिस्टर सलीम अहमद अल हस, इनका भी निधन हो गया है 94 की एज में। Which country did India surpass to become the top weight nation in the MSCI Emerging Market Index? MSCI Emerging Market Index में भारत किस देश को पछाड़कर शीर्ष वेट वाला देश बन गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, चाइना। आपको जानना चाहिए भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में जो है पहले स्थान प्राप्त कर लिया है पहली बार। इसका जो वेटेज है वो चाइना से ज़्यादा हो चुका है, तो 22.27% इसका वेट है इस इंडेक्स में। और जो चाइनीज़ स्टॉक्स हैं इनका कंबाइंड वेट कितना है? 21.58%। आपको बता दें इंडियन कंपनीज़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1.22% वेटेज है MSCI IMI इंडेक्स में। उसके बाद फिर इन्फोसिस आता है, फिर ICICI बैंक आता है। What is the amount of monetary penalty imposed by the RBI on हुडको? RBI ने हुडको पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, 3,50,000। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3,50,000 का जुर्माना लगाया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया हुडको पर, क्योंकि इन्होंने RBI की जो KYC डायरेक्शन 2016 है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शन 2021 है, इनका अनुपालन नहीं किया। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर भी। इन्होंने NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शन 2021 का अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर भी। इन्होंने भी NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शन 2021 का अनुपालन नहीं किया। हाउ मेनी टोटल अवार्ड्स डिड Jana Small Finance Bank win at the second ICC Emerging Asia Banking Conclave and Awards? दूसरे ICC Emerging Asia Banking Conclave और अवार्ड्स में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कुल कितने पुरस्कार जीते? सही आंसर ऑप्शन सी 4 है। आपको जानना चाहिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 4 अवार्ड्स जीते हैं सेकंड ICC Emerging Asia Banking Conclave एंड अवार्ड्स में। ये अवार्ड रहे बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें रनर्स अप रहा है दूसरा स्थान, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सभी जानते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है और 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में। इसके MD एंड CEO अजय कमल है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और टैगलाइन है लिखो अपनी कहानी। Which company signed an agreement with Petron Syntec to set up bioethylene plant in India? भारत में बायोएथिलीन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने पेट्रोन साइंटेक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है US बायोफ्यूल प्रोड्यूसर पेट्रोन साइंटेक के साथ, जिसके तहत ये दोनों मिलकर 500 किलोटन पर एनम बायोएथिलीन प्लांट की स्थापना करेंगे भारत में। तो दोनों ही फर्म्स जो हैं एक जॉइंट वेंचर स्थापित करेंगे 50-50 पार्टनरशिप में, ताकि बायोएथेनॉल प्लांट सेटअप किया जा सके। विच प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रॉप्ड इन टू ऑप्टिमाइज कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड CIF? सामुदायिक निवेश सहायता कोष को अनुकूलित करने के लिए केंद्र ने किस निजी परामर्श फर्म को शामिल किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, माइक्रोसेव।
देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइक्रोसेव, ये एक प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म है, इसको रोपिन किया है ताकि जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड है उसको यूटिलाइज़ किया जा सके और इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके, और जो रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं उनकी वर्किंग जो है प्रॉपर हो सके। अंडर दिस पार्टनरशिप माइक्रोसेव कंसल्टिंग will conduct a detailed analysis and provide strategic interventions to optimize CIF disbursement and utilization by cluster level federations। आप सभी को जानना चाहिए कि NRLM जो है 2011 में लॉन्च हुआ था, तब से 22,296 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट इसके तहत डिस्पर्स कर चुकी है। Which private sector bank has entered into a co-lending partnership with New Tap Finance? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने न्यू टैप फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया? सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। देखिए प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक, इसने को-लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है न्यू टैप फाइनेंस के साथ, जिसके तहत जो भी क्रेडिट वर्दी इंडिविजुअल्स हैं क्रेडिट पर, उन्हें पर्सनलाइज्ड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। तो जो ड्रीम प्लग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है जो क्रेड कोऑपरेट करती है, ये एक तरह का लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर कार्य करेगी यस बैंक के लिए और न्यू टैप फाइनेंस के लिए। दिस कोलैबोरेशन फॉलोज द रिसेंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल PayU received from the RBI to operate as a payment aggregator, enabling the company to start onboarding new merchants onto its platform। हाल ही में PayU को पेमेंट एग्रीगेटर का भी जो है परमिशन मिल गई है RBI से, तो इसी के तहत अब ये अपनी इस तरह की पार्टनरशिप आगे बढ़ा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए अगस्त 2024 की जो करंट अफेयर्स PDF है, इसमें आप देखेंगे पेज 60 पर, तो एक क्वेश्चन है विच स्टेट रिपोर्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन बोथ ASU SE 2021-22 एंड 2022-23। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में आंसर दिया गया है वो महाराष्ट्र दिया गया है, ठीक है। आंसर उत्तर प्रदेश है जैसा कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, तो इसको आप अपने आप से करेक्ट कर लीजिएगा। PDF आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होंगी, ठीक है। और कभी भी ऐसा आपको दिखे ना कि एक्सप्लेनेशन में लगे और ऑप्शंस में लगे, तो आप अपने आप से इसको सही कर लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सही रहता है ना। और कभी कभी गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाता है मेरे द्वारा, कि जो ऑप्शंस हैं उसमें कुछ और आंसर मेरे द्वारा कर दिया जाता है। तो आप लोग समझदार हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो इतना आप खुद से समझ सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देख लें कि क्या सही आंसर है। Which fintech firm has partnered with Amazon Pay Later to provide instant digital credit to Indian shoppers? भारतीय खरीदारों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए किस फिनटेक फर्म ने Amazon Pay Later के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए PayU है। देखिए नेस्पर्स बैक्ड फिनटेक फर्म PayU, इसने पार्टनरशिप की है Amazon Pay Later के साथ, जिसके तहत ही इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड कराएगा इंडियन शॉपर्स को। As part of this partnership, Amazon Pay Later will be integrated into PayU's checkout infrastructure, allowing online merchants to offer an instant credit line to their customers, thereby boosting business revenues. Which state replaced Uttar Pradesh in attracting bank funds for projects in 2023-24? 2023-24 में परियोजनाओं के लिए बैंक फंड प्राप्त करने में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा? सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात है। आपको जानना चाहिए गुजरात ने उत्तर प्रदेश को रिप्लेस कर दिया है और टॉप स्टेट बन गया है जिसने बैंक फंड्स प्राप्त किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए 2023-24 में, ऐसा RBI के इकोनॉमिस्ट ने कहा है। तो गुजरात को 154 प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्राप्त हुआ है, टोटल फंड का 14.7%, ठीक है। टोटल बैंक द्वारा 3.9 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं राज्यों को। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है जिसको 69 प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्राप्त हुआ, 7.6% टोटल फंड में इसका हिस्सेदारी है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश आते हैं, ठीक है। गुजरात तो टॉप पर है, फिर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आते हैं। ये न्यूज़ में इन्होंने गलत लिख रखा है, आगे फिर से गुजरात लिख रखा है 5वें नंबर पर, ठीक है। इसको करेक्ट कर देंगे, कभी कभी न्यूज़ वाले भी कर देते हैं ऐसा काम। विच प्राइवेट कंपनी हैज़ टाइड अप विद इसरो टू डेवलप एन AI मॉडल फॉर आइडेंटिफाइंग मैरीन पोल्यूशन? किस निजी कंपनी ने समुद्री प्रदूषण की पहचान के लिए AI मॉडल विकसित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन सी है अल्फा मैट्स लिमिटेड। देखिए बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी अल्फा मैट्स लिमिटेड, इसने टाई अप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया जा सके जिसके तहत जो मैरीन पॉल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और जो प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स होता है, ठीक है, उसकी पहचान की जा सके, उसको रिमूव किया जा सके जो ऑयल स्पिल्स होता है।
तो जो अल्फामेट्स लिमिटेड है इसने एक फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर डेवलप किया है, उसको डिप्लॉय भी किया है ताकि सॉलिड वेस्ट को जो है कैप्चर किया जा सके और जो वाटर है वो फ्रीली फ्लो कर सके। What company has Nokia partnered with to integrate 4G LTE connectivity into next generation space suits? नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट में 4G LTE कनेक्टिविटी को एकीकृत करने के लिए नोकिया ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है एक्सियोम स्पेस। देखिए नोकिया जिसने इससे पहले नासा के साथ पार्टनरशिप की है 4G LTE सेलुलर नेटवर्क मून पर स्थापित करने के लिए, अब इसने पार्टनरशिप की है एक्सियोम स्पेस के साथ ताकि 4G LTE कनेक्टिविटी को नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सके नासा के आर्टेमिस 3 लूनर मिशन के लिए। नोकिया प्लान्स टू डिप्लॉय द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून एज पार्ट ऑफ इंट्यूटिव मशीन्स IM-2 अनक्रूड मिशन। तो ये इस मिशन के तहत नोकिया चाहता है कि मून पर सेलुलर नेटवर्क स्थापित किए जाएं। कंपनीज लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय नोकिया बेल लैब्स विल बी एडेप्टेड फॉर यूज इन द एक्सिम MAU स्पेस सूट। Which company recently signed for 37.6 megawatt clean power sale contract with Microsoft? हाल ही में किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 437.6 मेगावाट स्वच्छ बिजली बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रेन्यू है। देखिए रीन्यू इसने क्लीन पावर सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 437.6 मेगावाट का माइक्रोसॉफ्ट के साथ। द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एट्रीब्यूट्स एनुअली कंट्रीब्यूटिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एम्स टू बिकम कार्बन नेगेटिव बाय 2030। तो माइक्रोसॉफ्ट को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ये क्लीन एनर्जी 437.6 मेगावाट की। फाउंडर चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेन्यू के सुमंत सिन्हा है, वहीं प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया पुनीत चंडोक हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट? केंद्र सरकार द्वारा गठित 23वें विधि आयोग की अवधि क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी 3 ईयर्स। आपको जानना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने 23rd लॉ कमीशन को सेटअप किया है 3 साल के लिए, यानी कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, ताकि इस तरह के लॉज को आइडेंटिफाई किया जा सके जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, और उन्हें रिपील किया जा सके। और साथ ही इस तरह के लॉज का ऑडिट किया जा सके जो पुअर को अफेक्ट करते हैं, उनका रिव्यू लिया जा सके, और जो फिलहाल कानून है हमारे देश में उनका भी रिव्यू किया जा सके, क्या वो सही से फंक्शनल कर रहे हैं या फिर उनमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो इस कमीशन में फुल टाइम चेयरपर्सन रहने वाले हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स रहने वाले हैं, और सेक्रेटरीज रहने वाले हैं लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स के एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें रहने वाले हैं। अभी इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। लास्ट लॉ कमीशन फरवरी 2020 में नोटिफाई किया गया था, और इसके जो चेयरपर्सन रहे वो फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी रही। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी रही हैं, और इनका टर्म एंड हो गया है अगस्त 31 को। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1955 में स्टैब्लिश हुई थी, और किसने हेड किया था? MC सीतलवार ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार द्वारा किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है तुहिन कांता पांडे। आपको जानना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुहिन कांता पांडे को नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया है, और इनसे पहले TV सोमनाथन थे फाइनेंस सेक्रेटरी, जिन्हें अब कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो मिस्टर पांडे हैं फ़िलहाल ये 2 डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसे हम दीपम कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 22 के तहत जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो 1 रुपी नोट को साइन करता है, आप सभी जानते होंगे। अच्छा, और जो 5 सेक्रेटरीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं वही फाइनेंस सेक्रेटरी कहलाते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, 2003 से ही मनाते आ रहे हैं, और इसका जो थीम है वो 3 साल तक सेम है, 2024 से लेकर 26 तक। यह है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। What was India's position in the overall medal tally at the Paris Paralympics 2024? पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है 18th। तो देखिए यहाँ पर पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं जो पेरिस पैरालंपिक्स 2024 हैं हाल ही में संपन्न हुए हैं और भारत ने बहुत सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर किया है। 29 मेडल्स भारत ने जीते हैं। इनमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और इसी के साथ भारत ओवरऑल मेडल्स टैली में 18वें नंबर पर है। भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल किस में जीते हैं? पैरा एथलेटिक्स में 17 मेडल्स। और आपको जाना चाहिए जो अंतिम दिन था पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स का, उस दिन भारत ने अपना 29वां मेडल जीता जब नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता मेंस जैवलिन थ्रो F41 क्लासिफिकेशन में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने मेडल टैली को टॉप किया है, 94 गोल्ड, 76 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज, ओवरऑल 220 मेडल्स के साथ। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन आता है, तीसरे पर USA, चौथे पर तो नीदरलैंड्स और पाँचवें पर ब्राज़ील। कंप्लीट लिस्ट देखने वाले हैं हम इंडिया के मेडल विनर्स की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खास करके आप गोल्ड मेडल्स वालों को ध्यान रखिए। अवनी लेखारा, इन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। नितेश कुमार, इन्होंने मेन सिंगल्स SL3 बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। सुमित एंटिल, इन्होंने मेंस जैवलिन थ्रो F64 एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। हरविंदर सिंह, मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता। धर्मवीर, मेंस क्लब थ्रो 5-1 एथलेटिक्स। और प्रवीण कुमार T64 हाई जंप एथलेटिक्स। नवदीप सिंह, मेंस जैवलिन F41 एथलेटिक्स। सिल्वर मेडल की बात करते हैं तो मनीष नरवाल ने जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। निशात कुमार ने जीता है हाई जंप T47 में। योगेश कथुनिया ने जीता है डिस्कस थ्रो F56 में। और तुलसी मथी मुरुगसेन ने जीता है विमेन सिंगल्स SU5 बैडमिंटन में। सुहास यतिराज ने मेन सिंगल्स SL4 बैडमिंटन में जीता। अजीत सिंह ने मेंस जैवलिन F46 एथलेटिक्स में जीता। शरद कुमार ने मेंस हाई जंप T63 में जीता। सचिन खिलारी ने मेंस शॉट पुट F46 में जीता है। और प्रणव सूरमा ने मेंस क्लब थ्रो 5-1 एथलेटिक्स में जीता है। वहीं ब्रॉन्ज मेडल्स की बात करते हैं तो मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, रूबीना फ्रांसिस, फिर से प्रीति पाल, इन्होंने 200 मीटर में भी जीता और 100 मीटर T35 में भी जीता। मनीषा रामदास, नित्यश्री सीवन, दीप्ति जीवनजी, सुंदर सिंह गुर्जर, मरियप्पम थंगवेलू, हुकाटू सीमा, सिमरन सिंह, कपिल परमार, ये जूडो में जीता, इन्होंने याद रखिएगा, मैन 60 kg में। राकेश कुमार और शीतल देवी ने मिक्स टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। अच्छा, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई पैरालंपिक्स गेम 2024 की, इसमें हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये भारत के फ्लैग बियरर रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ये 2024 समर पैरालंपिक्स थे, ये 17वें समर पैरालंपिक्स गेम्स हुए हैं पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। 22 स्पोर्ट्स खेले गए जिनमें 549 इवेंट्स जो है संपन्न हुए। पहली बार है जब पेरिस ने समर पैरालंपिक्स को होस्ट किया है और दूसरी बार है जब फ्रांस ने पैरालंपिक गेम्स को होस्ट किया है। 1992 में भी इससे पहले किया था। अच्छा, जो होस्ट नेशन है फ्रांस, ये 8th पोजीशन पर रहा है 19 गोल्ड और 75 टोटल मेडल्स के साथ। और इस बार जो पैरालंपिक गेम्स थे इनका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। अच्छा, जो पैरालंपिक मूवमेंट है इसका मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन। पैरालंपिक एंथम है एंथम ऑफ द फ्यूचर। जो पैरालंपिक सिंबल है ये आपको जानना चाहिए, ये है 3 एजिटोस। आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे नीचे, ठीक है, ये कोमा, 3 कोमे देख रहे हैं आप, जैसे कोमा बनाते हैं, ठीक है, तो ये है आपका एजिटोस। तो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कलर नहीं है पैरालंपिक सिंबल में, ठीक है, तो याद रखेंगे रेड, ब्लू और ग्रीन ये 3 कलर होते हैं, क्योंकि जो देश हैं और सबके झंडों में लगभग ये 3 कलर कॉमन रहते ही हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कोई एक कॉमन रहता ही है। फर्स्ट पैरालंपिक गेम रोम, इटली में 1960 में हुए थे। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बोन, जर्मनी में स्थित है और एंड्रयू पार्सन्स इसके प्रेसिडेंट हैं, जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने के पूरे चांसेस आने वाले एग्जाम्स में, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा। हु वॉन मैन सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन 2024? US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है जैनिक सिनर।
आपको जानना चाहिए 2024 यूएस ओपन, ये 144वां एडिशन था यूएस ओपन का और फोर्थ एंड फाइनल ग्रैंड स्लैम था इस साल का। तो पूरे साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें सबसे लास्ट होता है यूएस ओपन। अच्छा, और इसमें अगर हम देखें तो ये एक आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये याद रखिएगा। चैंपियंस की बात करें, मेन सिंगल्स इटली के जैनिक सिनर ने जीता, इन्होंने फाइनल में टेलर फ्रिट्ज जो कि यूएस के हैं इन्हें हराया। विमेन सिंगल्स बेलारूस की अरेना साबालेनका इन्होंने जीता है, जेसिका पेगुला जो कि यूएस की हैं इन्हें हराया। मेंस डबल्स ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी मैक्स पुर्सेल और जॉर्डन थॉमसन ने जीता। विमेंस डबल्स यूक्रेन की लाइडमिला किशनोक और लातविया की जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। मिक्स डबल्स इटली के सारा ईरानी और एंड्रिया वावसोरी ने जीता। आपको ये जानना चाहिए जो इसमें मेंस सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स जीते हैं, सिनर और अरीना साबालेंका, दोनों को सेम अमाउंट प्राइज मनी मिली है 30 करोड़ रुपए। व्हाट पोजीशन हैज संजीव रैना बीन अपॉइंटेड टू इन द आईटीबीपी? संजीव रैना को आईटीबीपी में किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। आपको जानना चाहिए संजीव रैना को एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है आईटीबीपी में, और ये केवल दूसरी बार है जब किसी नॉन आईपीएस ऑफिसर को एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इनके अलावा जो इंस्पेक्टर जनरल हैं जसपाल सिंह, इन्हें भी जो है इस पोस्ट पर एलिवेट किया गया है। जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है आईटीबीपी, आप सभी जानते हैं, जो हमारी बॉर्डर है चाइना के साथ उसको जो है सिक्योर करता है, और ये वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, शीनो इंडिया वॉर ऑफ 1962 के बाद। करंट डीजी आईटीबीपी के राहुल रसकोत्रा। Which organization has been recognized as the first self-regulating organization (SRO) in the fintech sector by the RBI? RBI ने किस ऑर्गेनाइजेशन को फिनटेक क्षेत्र में पहला स्वनियामक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट यानी कि फेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट यानी कि फेस, ये फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन फिनटेक सेक्टर रिकॉग्नाइज की जा रही है। मई 2024 में आरबीआई ने जो फ्रेमवर्क है एसआरओ यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए फिनटेक इंडस्ट्री में ये फाइनलाइज की थी इसकी फ्रेमवर्क, ठीक है। और इसका मकसद क्या है? देखिए, कई तरह के सेक्टर होते हैं फिनटेक में, तो उनको क्या है, आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई कई तरह की गाइडलाइंस जारी करता है। तो आरबीआई ने क्या किया है, जो भी अलग अलग सेक्टर हैं फिनटेक क्षेत्र में, तो उनके ही जो है वो आपस में ही अपने आप को जो है लीड करेंगे। तो हर एक सेक्टर की एक कि कोई एजेंसी होगी उनमें ही, ठीक है, उसे बना देंगे कि आप जो है इस चीज़ को रेगुलेट करोगे। आ रही है आपको बात समझ? जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल ऐप है जो ऑनलाइन लोन देती है, ठीक है, तो हो सकता है वो फ्रॉडबाजी भी कर जाए या फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करे। तो उन्हीं के बीच से किसी को जो है एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त कर देंगे कि आप जो है जितने भी मोबाइल ऐप हैं जो भी लोन देते हैं, ठीक है, इनको रेगुलेट आप करोगे और रिपोर्ट किसे करोगे? आरबीआई को, ठीक है। रहेंगे तो आरबीआई के अंदर, लेकिन गाइडलाइन कौन जारी करेगा? उन्हीं में से कोई एक को सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से कार्य करता है। अच्छा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एसआरओ फिनटेक सेक्टर के लिए? तो जो एप्लीकेंट है उसको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर, और इन्हें अपना ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि हम एसआरओ एफटी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कोई भी सिंगल एंटिटी या फिर ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ 10% से ज़्यादा जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें होल्ड नहीं करेगा। एप्लीकेंट की जो नेट वर्थ है वो कम से कम 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए जब उसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाए एसआरओ के तौर पर, उसके 1 साल के भीतर या फिर उससे पहले भी हो सकती है। सिस्टम्स फॉर मैनेजिंग इंस्टेंसेस ऑफ यूजर हार्म सच एज फ्रॉड, मिससेलिंग एंड अनऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन शुड बी इफेक्टिवली पुट इन प्लेस, ठीक है। तो जो भी ये गड़बड़ियाँ होती हैं ऑनलाइन में, ठीक है, तो आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इन चीज़ों से निपटा जा सके। विच न्यू क्रेडिट कार्ड हैज़ बॉब कार्ड लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड? बॉब कार्ड लिमिटेड ने हाल ही में कौन सा नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, एटर्ना क्रेडिट कार्ड। आपको जानना चाहिए बॉब कार्ड लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, इन्होंने एक हाई एंड एटर्ना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपए प्लेटफॉर्म पर।
और इंडिया की जो ग्रोइंग लग्जरी मार्केट है उसको टारगेट करने वाले हैं। बॉब कार्ड को पहले BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसी तरह का एक और करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देखिए, एक एस्पिरेंट की कल क्वेरी आई हुई थी, उन्होंने कहा था कि सर इसमें तो कुछ अगस्त के भी करंट अफेयर्स दिख रहे हैं। तो देखिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखिए जो क्लास है ना उसको मैं कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 मिनट की रहे, ताकि आप लोगों के साथ बोरियत भी ना आए। क्योंकि 1-1.5 घंटे की करंट अफेयर की क्लास डेली, उसमें मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब 20-20 मिनट की डेली करके आप कवर कर सकते हैं हर चीज़, तो इतनी लंबी क्लास क्यों करनी। ठीक है, आपका कम से कम अगर छोटी ड्यूरेशन की क्लास होगी तो आपका इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा। 1-1.5 घंटे क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको रिवीजन पर ज़्यादा समय अपना लगाना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैं अकेला ही हूँ जो पहले हर दिन न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर बनाता हूँ, फिर उसके बाद PPT वगैरह मैं एडिट करता हूँ, वीडियोज़ वगैरह एडिट करता हूँ, फिर डालता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए जो है समय चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर एक दिन की सभी करंट अफेयर्स एक साथ ही कवर कर दूं। तो आज के सेशन में भी आप देखोगे जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो भी है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किए गए बिल्कुल लेटेस्ट है, पैरालंपिक वाला लेटेस्ट है, और कुछ ऐसे भी होंगे इसमें जो अगस्त के लास्ट में होंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको केवल इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हाँ हमारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएँ। और मैं ऐसा भी नहीं करता कि जून के करंट अफेयर आपको अगस्त में बताऊँ। ठीक है, तो 15-20 दिन के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि मैं अकेला ही मैनेज करने वाला हूँ। और ऐसी भी नहीं है कि बहुत बड़ी टीम है कि कई सारे मुझको सब कुछ अरेंज करके दे रहे हैं, मुझे केवल रिकॉर्ड करना है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने शेयर किया है, क्योंकि वो क्वेरी और एस्पिरेंट्स की भी हो सकती है जो कि जेन्युइन क्वेरी है। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग बोलता हूँ कि हम 10 सितंबर तक के, यानी कि 10 सितंबर तक के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जेन्युइन क्वेरी रहती है एस्पिरेंट की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैंने क्लैरिफाई आपको कर दिया है। जो पहले से जुड़े हुए हैं बच्चे वो तो जानते हैं इस बात को, पर जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये बात। Which of the following has become the first Indian life insurer to commence operations in Gift City, गुजरात? निम्नलिखित में से कौन गिफ्ट सिटी गुजरात में परिचालन शुरू करने वाला पहला भारतीय जीवन बीमाकर्ता बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया फर्स्ट लाइफ। देखिए, इंडिया फर्स्ट लाइफ फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर बन गया है जिसने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपना ऑपरेशन शुरू किया है। तो इन्होंने अपना IFSC इंश्योरेंस ऑफिस यहाँ पर ओपन किया है। अगर हम बात करें इंडिया फर्स्ट लाइफ की, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। करंट शेयर होल्डर्स इसके बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैरमल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO फिलहाल इंडिया फर्स्ट लाइफ के ऋषभ गांधी हैं। Which technique has ISRO recently used to measure soil moisture, surface inundation and ocean surface winds and waves? इसरो ने हाल ही में किस तकनीक का उपयोग करके मिट्टी की नमी, सतह के जलमग्न क्षेत्र और महासागर की सतह के हवाओं और लहरों का मापन किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री। देखिए, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल ही में एक टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेट की है जिसके तहत जो सोयल मॉइस्चर का डाटा है, सरफेस इनंडेशन है और ओशन सरफेस विंड है, वेव मेजरमेंट है, इन सभी को मेज़र किया है अर्थ से 475 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट बेस्ड सेंसर के रूप में। तो इस नोवल मेथड का नाम है GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री। तो हाल ही में जो इसरो की EOS 08 सैटेलाइट गई थी उसी पर इसको माउंट किया हुआ था। GNSSR एक नया मेथड है रिमोट सेंसिंग का। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? आप जो भी अर्थ पर मान लीजिए कुछ भी है, आइटम है, कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हैं ऊपर से। ठीक है, एयरक्राफ्ट को यूज़ करके, सैटेलाइट को यूज़ करके या फिर ड्रोन को यूज़ करके। तो ये सेंसर क्या है, जो अर्थ से एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उनको डिटेक्ट करके डेटा कलेक्ट करते हैं। हु लॉन्च द कॉमिक बुक हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन डी है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है इंडियन एयरफोर्स के, इन्होंने कॉमिक बुक लॉन्च की है हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सीरीज़ की। अनुभव खंडूरी जो कि जनरल मैनेजर हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इन्होंने एक की रोल अदा किया है इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट में। सौम्या स्वामीनाथन जो कि चेयरपर्सन है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की, फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट रही हैं, इन्होंने द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन इसको लॉन्च किया है जो कि ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय कल्पना शंकर। बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक बुक लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर, गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार
नीतीश कुमार। इसको को-ऑथर किया है बिहार मिनिस्टर अशोक चौधरी और इनकी डॉटर संभवी चौधरी ने। Which of the following has partnered with the Tourism and Hospitality Skill Council to upskill at least 20,000 Indian youths for tourism industry? निम्नलिखित में से किसने पर्यटन उद्योग के लिए कम से कम 20,000 भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए वीज़ा है। आपको जानना चाहिए डिजिटल पेमेंट जायंट वीज़ा और टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी स्किल काउंसिल, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है 3 साल के लिए $1 मिलियन का, जिसके तहत एटलीस्ट 20,000 इंडियन यूथ्स को टूरिज्म रिलेवेंट स्किल दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी स्किल काउंसिल ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आती है। तो 10 स्टेट्स में जो यूथ्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा टूरिज्म के क्षेत्र में। Who has been appointed as the new MD and CEO of Central Depository Services? केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज CDSL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है निहाल वोहरा। देखिए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि जो सेबी है इनसे अप्रूवल मिल गया है कि हम निहाल वोहरा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये रीअपॉइंटमेंट हुई है इनकी, है ना, पहले भी यही थे। CDSL की अगर हम बात करें 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है, ये लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन। और 30 जून 2017 को ये NSE में लिस्टेड हुई, जिसके साथ ही एशिया पैसिफिक रीजन में फर्स्ट डिपॉजिटरी बन गई जो लिस्ट हुई है, और पूरे वर्ल्ड में दूसरी डिपॉजिटरी बनी जो लिस्ट हुई। करंटली इसके जो टॉप स्टॉक शेयर होल्डर्स हैं वो BSE लिमिटेड है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, PPFAS म्यूचुअल फंड है और HDFC बैंक है। Which state was ranked as top performer under the Business Reforms Action Plan? Business Reforms Action Plan के तहत किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया? सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। आपको जानना चाहिए केरल को जो है टॉप परफॉर्मर बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में, जिन्होंने अपने स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तो केरल क्या है टॉप परफॉर्मर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तर प्रदेश। मीनवाइल अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब एंड पुडुचेरी वर रैंक द वर्स्ट परफॉर्मर्स। अच्छा, कई बार आप देखते हैं मीनवाइल आता है लिखा हुआ, तो मीनवाइल का मतलब तो आप जानते होंगे। ठीक है, एक ही समय पर 2 इवेंट हो रहे हैं, एक ही समय पर 2 इवेंट के बारे में बताने के लिए अलग अलग जगह पर हम मीनवाइल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो अलग अलग जगह नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एक रैंकिंग है। ठीक है, पर सेम इवेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पर अलग अलग तरीके से। देखिए, केरल तो टॉप परफॉर्मर बता दिया, मीनवाइल यानी कि सेम इसी से संबंधित है। ठीक है, एक ही टाइम की बात है, लेकिन क्या है अलग उससे जुड़ी हुई है। वर्स्ट परफॉर्मर हम बता रहे हैं, शुरू में हमने क्या बताया टॉप परफॉर्मर, यहाँ बता रहे हैं वर्स्ट परफॉर्मर। और मीनवाइल यानी कि इसी से संबंधित है ये। ठीक है, मान लीजिए मैं कार्य कर रहा हूँ और मेरी जो मदर हैं वो किचन में खाना बना रही हैं। ठीक है, तो आई एम वर्किंग इन माई रूम एंड मीनवाइल माई मदर इज़ कुकिंग फूड। ठीक है, तो एक समय पर पैरेलल 2 काम चल रहे हैं पर अलग अलग जगह पर, तब मीनवाइल को यूज़ होता है। खैर, तो इंग्लिश की बात रही, आपको बीच बीच में पता होनी चाहिए चीज़ें भी। आउट ऑफ 30 रिफॉर्म एरियाज, केरल को जो है अचीवर स्टेटस दिया गया है 9 कैटेगरीज में। व्हेन इज द नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सितंबर 11। आपको जानना चाहिए कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है कंट्री के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिफेंस करने में, तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट होता है। तो ये जो डेट है ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा 2013 में फिक्स की गई थी। खेजवली मैसेकर ऑफ 7030 को ट्रिब्यूट देने के लिए, जहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी मारवाड़ किंगडम से ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं आपको जानना चाहिए दिग्विजय दिवस भी 11 सितंबर को ही मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में अपनी स्पीच दी थी तो उसको कमेमोरेट किया जाता है। 1893 की बात है जब इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन में भारत को रिप्रेजेंट किया, और इसका जो इनॉग्रल सेशन था वो 11 सितंबर को शुरू हुआ और 27 सितंबर तक चला 1893 में। Which of the following teams won the Ultimate Table Tennis League Season 5 फाइनल? निम्न में से किस टीम ने अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग सीजन 5 का फाइनल जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। आपको जानना चाहिए जो गोवा चैलेंजर्स हैं इन्होंने दबंग दिल्ली TTC
को हरा दिया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में, और अल्टीमेट टेबल टेनिस सीज़न 5 जीत लिया है। अल्टीमेट टेबल टेनिस जो है एक प्रोफेशनल लेवल टेबल टेनिस लीग है, भारत में खेली जाती है। 2017 से ही 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। मेघना अहलावत प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। और आपको जानना चाहिए जो जाने माने टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल, ये फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बने हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नैपकॉन्स, नैपकॉन्स के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है वाई हरगोपाल। वाई हरगोपाल मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं नैपकॉन्स के, जो कि नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसका मतलब है, और ये होली ओन्ड सब्सिडरी है नाबार्ड की, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एलाइड एरियाज। कॉर्पोरेट ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। Who was the head of the Standing Committee on Statistics that was dissolved by the Union Ministry of Statistics and Program Implementation? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भंग की गई सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रणव सेन। आपको जानना चाहिए 14 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिसका नेतृत्व जाने माने इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ कंट्री प्रणव सेन कर रहे थे, इसे डिसॉल्व कर दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। कहा ऐसा जा रहा है कि ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं इन्होंने क्वेश्चन किया था कि सेंसस में देरी क्यों की जा रही है, तो यही बात शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। जो ये कमेटी है 2 जुलाई 2023 में फॉर्म की गई थी और यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करने वाली थी किस तरह से सर्वे मेथडोलॉजी होनी चाहिए, जिसमें सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग डिज़ाइन, सर्वे इंस्ट्रूमेंट ये सभी आते हैं। Which Indian Sports Institute has signed an MOU with the United World Wrestling? किस भारतीय खेल संस्थान ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट IIS। देखिए इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ, जो कि ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग के लिए, जिसके तहत भारत में इस स्पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। अगर हम इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की बात करें, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर है एथलीट्स के लिए, और JSW ग्रुप द्वारा इसको फाउंड किया गया। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में, बेलारी डिस्ट्रिक्ट में। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा प्रोग्राम? हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन ये है उड़ीसा। देखिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा प्रोग्राम लॉन्च किया गया उड़ीसा में। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस 500 करोड़ रुपए की प्रोवाइड कराएगा डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो भी उड़ीसा में स्थित हैं, ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी हो सके। तो उड़ीसा की स्कीम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, राज्यों में इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम को लॉन्च किया गया एज अ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में, PM उषा के रूप में जून 2023 में। जो ये रूसा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है इसके तहत। PM उषा स्कीम के तहत जो अमाउंट एलोकेट की गई है 2023-24 से 2025-26 तक, ये 12,926 करोड़ रुपए है। India's economic growth slowed to what percentage in April to June 2024-25 as per the NSO? NSO के अनुसार अप्रैल से जून 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत तक धीमी हो गई? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.7%। देखिए जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 15 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है, 6.7% रही अप्रैल से जून 2024-25 में, क्योंकि एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं, रीज़न भी पूछ लेते हैं कि किन सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, जो 15 मंथ लो पर पहुंच गई, तो ये भी आप याद रखा करें। ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने कहा है, NSO ने कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फोरकास्ट थी फर्स्ट क्वार्टर के लिए 7.1% थी। जो हमारी GDP है 8.2% तक एक्सपेंड की थी अप्रैल से जून क्वार्टर 2023-24 में, और अब 24-25 में कितना किया है? 6.7% ओनली। हालांकि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। चाइना की जो GDP ग्रोथ है 4.7% है अप्रैल से जून क्वार्टर में,
जो प्रीवियस जीडीपी लो था हमारा वो 6.2% था जनवरी से मार्च 2023 के टाइम पर। रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में 43.64 लाख करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई है, यानी कि ग्रोथ रेट 6.7% रहेगी। वहीं जो नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस की अगर हम बात करें 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में 77.31 लाख करोड़ रुपीस रहेगी, यानी कि 9.7% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। व्हाट इज नोमुराज रिवाइज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया इन फिस्कल 25? नोमुरा का भारत के फिस्कल 25 के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.7%। देखिए नोमुरा ने जो फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर 2025 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है भारत के लिए, ये 6.7% कर दिया है। पहले इन्होंने 6.9% बताया था। और एजेंसीज की अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ने 2025 के लिए जीडीपी फोरकास्ट 6.5 बताया हुआ है। आईसीआरए ने 6% बताया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.1% बताया हुआ है। एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च ने 6.4% बताया हुआ है। Which fintech startup has introduced India's first multi-brand co-branded credit card? किस फिनटेक स्टार्टअप ने भारत का पहला मल्टी ब्रांड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया? सही आंसर ऑप्शन ए है पीओपी या फिर पॉप, जो भी कहना चाहें। तो देखिए फिनटेक स्टार्टअप पीओपी इसने इंडिया का फर्स्ट मल्टी ब्रांड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसका नाम है यस बैंक पॉप क्लब रुपे क्रेडिट कार्ड। इसको रुपे और यस बैंक के साथ कोलेबोरेशन में डेवलप किया गया है। तो as India's first multi-brand co-branded card, it brings together top brands such as Zomato, Blinkit, Colt, Rapido, ClearTrip, PharmEasy, covering key daily expenditure categories like e-commerce, groceries, F&B, travel and health and fitness. करंटली आप सभी जानते हैं जो वॉलमार्ट ऑन फ़ोन पे है और गूगल पे है, ये मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और 85% से ज़्यादा जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है जुलाई में इनके द्वारा हुए हैं। विच बैंक लॉन्च्ड यूपीआई एटीएम एंड भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस डिजिटल सॉल्यूशंस? अच्छा, ये आपको अलग सा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन के साथ क्या है। एक्चुअली ये आर्टिकल में लिखा हुआ था लास्ट में ना लाइन, तो मैंने सोचा ये भी यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। मतलब बीच में कुछ रहा होगा जहाँ पर इसका रिलेवेंट रहा होगा इसके साथ, पर जो मेन था वो यही लाइन थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी इसके साथ इतना तो कनेक्ट नहीं हो पा रही है लाइन। विच बैंक लॉन्च यूपीआई एटीएम एंड भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस डिजिटल सॉल्यूशंस? किस बैंक ने यूपीआई एटीएम और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक है। देखिए एक्सिस बैंक ने दो इनोवेटिव इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है यूपीआई एटीएम, जो कि इंटीग्रेटेड एंड्रॉइड कैश रिसाइकलर विद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी है कार्डलेस कैश विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए। दूसरा है भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस, जिसे एनपीसीआई के भारत बिल पे लिमिटेड की साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। द सॉल्यूशंस विल प्रोवाइड businesses a comprehensive solution to efficiently manage their working capital needs at various stages of supply chain and streamline account receivables and payables. Which of the following granted the approval for 197 Communications Limited downstream investment? 197 Communications Limited के डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए किस संस्था ने मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो कि पेटीएम का ओनर है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल प्राप्त कर ली है डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के लिए पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में, ठीक है। और इसी के साथ अब जो पीपीएसएल है यानी कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये अपनी एप्लीकेशंस रीसबमिट कर सकती है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए। तो डाउन स्ट्रीम स्टेटमेंट का इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई कंपनी है और किसी कंपनी को ओन करती है, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उसमें फंडिंग करना चाहती है तो अप्रूवल लेना पड़ता है। कोई फॉरेन कंपनी है वो हमारी देसी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, भले ही उसकी सब्सिडरी है, ठीक है, तो अप्रूवल लेना पड़ता है। बाकी आप जानते हैं आरबीआई ने जो पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है ये मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस किए थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने कई बार आपको बताई ये बात। Who introduced a scheme for trading and settlement of sovereign green bonds in the international financial services centers in India? भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के व्यापार और निपटान के लिए एक योजना शुरू की। किसने शुरू की? सही आंसर ऑप्शन है आरबीआई। देखिए आरबीआई ने स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस की है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर में, आईएफएससी में। ये स्कीम जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड
इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। वहाँ पर अप्लाई होंगे जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर हैं आईएफएससी में। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स तो आप जानते हैं ना, मतलब जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए जो फंडिंग रेज की जाती है वो इन बॉन्ड के माध्यम से की जाती है। इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी ऑक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज कंडक्टेड बाय आरबीआई एंड ट्रांजैक्ट इन द सेकेंडरी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज इन आईएफएससी। तो प्राइमरी ऑक्शन का मतलब आप समझिए, जब सिक्योरिटी पहली बार इशू की जा रही है आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जा रही है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्शन। तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, और सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं जो सिक्योरिटीज़ है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, एक बार सिक्योरिटी इशू की गई उसके बाद जो लेन देन चलता रहता है इन्वेस्टर्स के बीच में, एक ने बाई किया दूसरे ने सेल किया फिर एक ने बाई किया, वो सब, तो उसमें भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अंडर द स्कीम इन्वेस्टर्स आर नॉट परमिटेड टू रीपैकेज और राइट एनी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑन अंडरलाइन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम अंडर द स्कीम। अच्छा, कोई भी जो बॉन्ड वगैरह है उसको आप कोलेक्टर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, इसका कहने का मतलब है। दे ऑल्सो आर नॉट परमिटेड टू अंडरटेक रेपो ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटीज। Investors who are also eligible to participate in the domestic market are not permitted to shift their securities to from their onshore gilt demat account to from their demat securities account in IFSC. Where was the BRICS Climate Agenda in Modern Conditions Forum held? BRICS जलवायु एजेंडा फोरम कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, मॉस्को, रशिया है। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में ब्रिक्स क्लाइमेट एजेंडा इन मॉडर्न कंडीशंस फोरम, ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही, मॉस्को रशिया में हुई है, और इसके दौरान ब्रिक्स कंट्रीज़ ने फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एडॉप्ट किया है। तो क्लाइमेट एक्शन से संबंधित यहाँ पर पैक्ट साइन हुआ है। बाकी आप जानते हैं जो ब्रिक पहले कहलाता था, ये ब्रिक्स तो बाद में हुआ, पहले ब्रिक कहलाता था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना पहली बार ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में मिले थे G8 समिट के दौरान जुलाई 2006 में। फिर उन्होंने अपनी फर्स्ट ब्रिक मीटिंग की थी रशिया में, येकातेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को। उसके बाद ये ब्रिक्स कब बना, जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया एज अ फुल मेंबर न्यूयॉर्क में 2010 में। फिर साउथ अफ्रीका ने 3rd ब्रिक्स समिट जो सान्या चाइना में हुई इसको अटैम्प्ट किया पहली बार। और आप सभी जानते हैं लेटेस्ट इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई भी इस ग्रुपिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। विच कंपनी साइंड एन एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट विद सैफॉल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड? कौन सी सरकारी कंपनी ने सैफॉल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, डी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है SAF HAL हेलीकॉप्टर्स इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये जो हाई पावर इंजन है अरावली, इसकी जो नई जनरेशन है, ठीक है, उसको डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। अरावली जो है ये 13 टन मीडियम लिफ्ट क्लास इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रहने वाला है और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रहने वाला है। जो ये SAF HAL है, ये जॉइंट वेंचर है सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन SAS और HAL के बीच में। IMRH की अगर हम बात करें, यही इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, तो इंडिजीनियस मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में ये रशियन Mi-17 को रिप्लेस करने वाले हैं। 2028 में फेस आउट कर दिया जाएगा इनको, रशियन Mi-17 को। इसका जो नवल वर्जन है वो है DBMRH, यानी कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इसे भी HAL द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा है इंडियन नेवी के लिए। डॉक्टर DK सुनील, इन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज संभाला है। विच 2 कंपनीज हैव जॉइंटली लॉन्च द इनकम सुरक्षा प्लान? कौन सी 2 कंपनी ने इनकम सुरक्षा प्लान लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी बाजार। तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और पॉलिसी बाजार ने एक नया टर्म इंश्योरेंस लॉन्च किया है, इनकम सुरक्षा प्लान इसे कहते हैं। द प्लान प्रोवाइड्स अ गारंटेड मंथली इनकम फॉर लाइफ इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स डेथ। अच्छा, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कहेंगे, इसने इंडिया का फर्स्ट पेड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया, इसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। तो जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द नेशनल टेस्ट हाउस टू स्ट्रेंथन एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स? ऊर्जा दक्षता मानकों को मजबूत करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल टेस्ट हाउस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है, और नेशनल टेस्ट हाउस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ आता है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो भी
स्टैंडर्ड्स हैं, लेबलिंग प्रोग्राम हैं, ठीक है, उनको और अच्छा बनाया जाएगा, हाई क्वालिटी बनाया जाएगा। BEE सेल रिकॉग्नाइज NTH एज रेफरल लेबोरेटरी। तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है नेशनल टेस्ट हाउस को एक रेफरल लेबोरेटरी की तरह रिकॉग्नाइज करेगी और जो भी टेक्निकल डिस्प्यूट्स हैं टेस्ट रिजल्ट से संबंधित वो यहाँ पर भेजेगी। Who has been delegated the power to appoint members to boards, authorities और commissions in Delhi? दिल्ली में बोर्डों, प्राधिकरणों या आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसे सौंपा गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। देखिए प्रेसिडेंट ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, इन्हें पावर दे दी है कि आप दिल्ली में जो भी बोर्ड्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कमीशंस हैं, इनके मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं। पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती थी, पर अब इनकी परमिशन के बिना भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसी पावर इनको दे दी है। ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसमें जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये सभी आएंगी। इन दी अमेंडेड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्ट द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स टू दिस पोजीशन वाज नॉट विद द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ पास शुरू से ही नहीं है ये कि अपॉइंट कर सकें। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है प्रेसिडेंट से क्लियरेंस प्राप्त करनी होती थी, पर अब उसकी भी जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के VK सक्सेना। वेयर इज द 20th एडिशन ऑफ इंडिया USA जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 बीइंग हेल्ड। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, राजस्थान। आपको जानना चाहिए कि भारत और USA के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास 2024, इसका 20वां एडिशन फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाराज फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। साल 2004 से ही युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच अल्टरनेटिंग लोकेशंस पर किया जा रहा है, यानी कि एक बार भारत में, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स में। महत्वपूर्ण आपके लिए जानना ये भी रहेगा कि भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट के 600 पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Which two countries will conduct a joint naval and air exercise named Northern United 2024? कौन से दो देश नदर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक और वायु अभ्यास आयोजित करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना एंड रशिया। आपको जानना चाहिए कि चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि रशिया के साथ इसी मंथ जॉइंट नवल और एयर ड्रिल्स आयोजित की जाएंगी। इसका नाम होगा नदर्न यूनाइटेड 2024 और ये एक्सरसाइजेज सी ऑफ जापान एंड सी ऑफ ओखोत्स में आयोजित की जाएंगी। वेयर वॉज द 20th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग हेल्ड? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंचियोन, साउथ कोरिया। आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने 20th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है इंचियोन, साउथ कोरिया में। इस मीटिंग के दौरान कई सारे इश्यूज़ जैसे कि मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एट सी, मैरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, वेपन्स एंड ह्यूमंस एंड फ्यूचर कोऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया गया। फ्रॉम वेयर वॉज द अग्नि 4 मिसाइल लॉन्च्ड? अग्नि 4 मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, चांदीपुर। आपको जानना चाहिए भारत ने सक्सेसफुली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च किया है और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर में ये टेस्ट किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहते हैं और भारत में जो भी न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइल है उसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा 4 जनवरी 2003 में की गई थी। वैन इज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन सेलिब्रेटेड? दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 12 सितंबर। देखिए इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ये सितंबर 12 को सेलिब्रेट किया जाता है और आपको जानना चाहिए जो ग्लोबल साउथ डेवलपिंग नेशंस हैं, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, तो इन कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन के लिए ये डे मनाया जाता है। थीम रहेगा इस साल अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। एक्चुअली 2 टर्म होते हैं, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। तो ग्लोबल साउथ वे नेशंस जो डेवलपिंग या फिर लेस इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं, चाहे वो अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में और कैरिबियन में आते हैं।
इसके विपरीत ग्लोबल नॉर्थ क्या है, जो डेवलप्ड नेशन है, इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गया, यूरोप में हो गया और ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ हो गई। हाउ मैनी रेनबो हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव इन गुजरात। गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत कितनी वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 24,800। आपको जानना चाहिए नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है सूरत गुजरात में, और इस इनिशिएटिव का मकसद है कि गुजरात में 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाए। द इनिशिएटिव सीक्स टू मोबिलाइज सिटीजन्स, लोकल बॉडीज, इंडस्ट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स इन गुजरात टू इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये इनिशिएटिव जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन जो 2019 में शुरू हुआ था उसी की तर्ज पर शुरू किया गया है। राजेश वर्मा हैज़ टेकन चार्ज एज द फुल टाइम चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। राजेश वर्मा को किस संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको जानना चाहिए राजेश वर्मा फुल टाइम चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ में। 3 साल की अपॉइंटमेंट है। जो ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसकी स्थापना अगस्त 2021 में की गई थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ताकि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको किया जा सके दिल्ली NCR में। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द सेकेंड वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप्स। द्वितीय विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही आंसर ऑप्शन बी इंडिया। आपको जानना चाहिए भारत ने 21 मेडल्स जिसमें कि 7 गोल्ड हैं जीते हैं दूसरे वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप्स में, जो कि हैनोवर जर्मनी में आयोजित किया गया, और भारत टॉप पर रहा है। भारत ने 7 सिल्वर और 7 ही ब्रोंज मेडल इस टूर्नामेंट में जीते हैं। यूक्रेन दूसरे स्थान पर रहा जिसने 7 गोल्ड जीते, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज जीते। होस्ट जर्मनी तीसरे नंबर पर रहा 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल के साथ। भारत की ओर से अगर हम बात करें, महित संधू ने गोल्ड मेडल जीता लास्ट डे विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अभिनव देसवाल ने गोल्ड मेडल जीता मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में। धनुष श्रीकांत ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल और मिक्स्ड इवेंट में। वहीं अनुया प्रसाद ने और सूर्या सैनी ने भी गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वेयर वॉज द 44th जनरल असेंबली ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हेल्ड। एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा का आयोजित की गई। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने 44th जनरल असेंबली ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को एड्रेस किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। अच्छा, इन्होंने अपनी स्पीच में 2 कार्यक्रम के बारे में डिस्कशन किया, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो है अस्मिता प्रोग्राम, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो ये 18 डिसिप्लिन्स में जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उसमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को जो है बूस्ट करने से संबंधित है अस्मिता प्रोग्राम। दूसरा आप जानते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें जो एथलीट्स हैं उनको जो है ट्रेन किया जाता है और उनको फंडिंग भी दी जाती है ताकि वो उनको अच्छे कोच वगैरह मिल सके, और सितंबर 2014 में शुरू की गई थी। हु इनॉग्रेटेड द 10th इंटरपोल लाइसेंस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। दिल्ली में 10वें इंटरपोल संपर्क अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी गोविंद मोहन। देखिए 10th इंटरपोल लाइसेंस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जिसे CBI द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, इसे इनॉग्रेट किया होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन द्वारा CBI हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट पार्टनरशिप। आपको जानना चाहिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, ये इंटरपोल के लिए हमारे देश से जो है जो एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, तो वो है, ठीक है। इंटरपोल इससे कनेक्ट रहता है। और आपको जानना चाहिए कि भारत ने 100 रेड नोटिसेस, माफ़ कीजिएगा, इंटरपोल ने 100 रेड नोटिसेस इंडिया की रिक्वेस्ट में 2023 में जारी किए हैं, जो कि हाईएस्ट है किसी कंट्री के लिए। CBI डायरेक्टर परवीन सूद हैं। इंटरपोल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका लॉयन फ्रांस में है। 196 मेंबर स्टेट्स हैं। कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड इसका मोटो है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज एस्टिमेटेड रोड ट्रैफिक डेथ्स इंक्रीज बिटवीन 2010 एंड 2021। 2010 और 2021 के बीच भारत में सड़क यातायात से होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2%।
देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 2010 से 2021 के बीच में जो रोड ट्रैफिक के कारण डेथ्स हुई हैं उनमें 2% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। और जैसे मोटराइज्ड 2 एंड 3 व्हीलर्स, पेडेस्ट्रियंस, ठीक है, तो इन सभी की डेथ इसमें शामिल है। भारत ने 1,53,973 रोड ट्रैफिक फैटेलिटीज़ देखी है 2021 में केवल। और WHO ने भी बताया कि नंबर ऑफ रोड डेथ सेम पीरियड में 2,16,618 रही हैं। WHO की इस रिपोर्ट का नाम है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी टुवर्ड्स सेफर एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। ये भी जानना चाहिए हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो रोड एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है, ड्राइवर्स रहे, राइडर्स रहे मोटराइज 2 एंड 3 व्हीलर्स के 45.1% के साथ। उसके बाद फिर पेडेस्ट्रियंस रहे। विच इंस्टीट्यूट साइंड पैक्ट विद RBIH टू फोस्टर इनोवेशन रिसर्च इन फिनटेक सेक्टर। फिनटेक क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने RBIH के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है IIM कोझिकोड। देखिए, लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के तहत आता है, इसने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के साथ पार्टनरशिप की है फिनटेक सेक्टर के लिए। द टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ड्राइव इनोवेशन, रिसर्च एंड सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्पेस। CEO कौन है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के राजेश बंसल। इन विच पीरियड डिड इंडियाज UPI प्रोसेस नियरली 81 लाख करोड़ रुपीस इन ट्रांजैक्शंस। किस अवधि में भारत के UPI से लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है? सही आंसर ऑप्शन है अप्रैल टू जुलाई। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड के लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है UPI, इसने अप्रैल से जुलाई के पीरियड में इस साल 81 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है, यानी कि 37% का इंक्रीज़ देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो पे सिक्योर ने डेटा निकाला, इन्होंने कहा है कि UPI ने 3729.1 ट्रांजैक्शन पर सेकंड किए हैं इस पीरियड में, यानी कि 58% का सर्च देखने के लिए मिला है। और चाइना का जो अलीपे है, पेपाल है, ब्राज़ील का जो PIX है, इन सबको पीछे छोड़ दिया। जुलाई में UPI ट्रांजैक्शंस 20.6 लाख करोड़ रुपीज़ के हुए हैं, जो कि हाईएस्ट एवर हैं अब तक के। और 20 लाख करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन लगातार 3 महीने से हम देख रहे हैं। वेयर डिड द 2024 एडिशन ऑफ द चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल टेक प्लेस। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का 2024 संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस। 2024 एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन पेरिस फ्रांस में हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेचुरल साइंसेज सेक्टर ऑफ यूनेस्को के द्वारा। थीम रहा फोस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। आपको जाना चाहिए इस राउंड टेबल को चेयर किया गया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय कुमार सूद और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को डॉक्टर लाइडिया ब्रेटो के द्वारा। विच मिनिस्ट्री साइंड लेटर ऑफ इंटेंट विद यूनिसेफ इंडिया टू प्रमोट सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है सोशल चेंज से संबंधित जो सिस्टम उनको स्ट्रेंथ करने के लिए, टू कोलैबोरेट ऑन स्ट्रेंथिंग सिस्टम एंड इंगेजिंग कम्युनिटीज फॉर सोशल चेंज। This partnership aims to set up and institutionalize mechanism for effective communication between the ministry, elected representatives and field functionaries of Panchayati Raj institutions and rural communities. Who is the ambassador of Israel who recently presented credentials to the President of India? इजराइल के राजदूत कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किया? सही आंसर ऑप्शन ए है रेवेन एजर। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाई कमिश्नर्स एम्बेसडर्स ऑफ सोलोमन आइलैंड, नौरू, इटली, आइसलैंड एंड इजराइल, इन सभी देशों के जो हाई एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर्स हैं या एम्बेसडर्स हैं, उनके परिचय पत्र जो है प्राप्त किए। तो इनमें रहे एंथोनी मकाबो जो कि हाई कमिश्नर हैं सोलोमन आइलैंड्स के, केन एमेंडस जो कि हाई कमिश्नर हैं रिपब्लिक ऑफ नाउरू के, एंटोनियो एनरिको बार्टोली जो कि इटली के एम्बेसडर हैं, बेनेडिक्ट हॉस्कुल्सन जो कि आइसलैंड के एम्बेसडर हैं,
रियोवन एजर जो कि इसराइल के अम्बेसडर हैं। तो इन 5 लोगों ने अपने परिचय पत्र सौंपे हैं। हु रिलीज द 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री ऑफ मुंबई समाचार, मुंबई समाचार की 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री किसने जारी की? सही आंसर ऑप्शन ए है अमित शाह। आपको जाना चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने 200 नोट आउट नाम की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है। ये डॉक्यूमेंट्री मुंबई समाचार की है और मुंबई महाराष्ट्र में रिलीज़ की गई। मुंबई समाचार आपको जानना चाहिए ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर है एशिया में। 1822 में शुरू किया गया था फर्जुंजी मर्जमैन के द्वारा। ये गुजराती और इंग्लिश में पब्लिश किया जाता है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है रणधीर सिंह। आपको जानना चाहिए रणधीर सिंह ये फर्स्ट इंडियन बने हैं, पहले भारतीय बने हैं जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये फैसला हाल ही में 44वीं OCA जनरल असेंबली न्यू दिल्ली में लिया गया है। 77 साल के रणधीर सिंह का जो टेन्योर है 2024 से 2028 तक चलने वाला है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में जो स्पोर्ट्स सेंटर की गवर्निंग बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर्स कुवैत सिटी, कुवैत में स्थित है। Who has been unanimously re-elected as the chairperson of the Parliamentary Committee on Official Language? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अमित शाह। आपको जानना चाहिए कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्हें सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की स्थापना 1976 में हुई थी सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत। इस कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। विच कंट्री इज फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल अपॉइंटेड एज इंडियन अम्बेसडर टू? पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है क्रोएशिया। आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल को इंडिया का अम्बेसडर नियुक्त किया है क्रोएशिया में। 6 महीने पहले इन्होंने अचानक से रिज़ाइन कर दिया था। तब ऐसा लग रहा था कि सरकार के साथ कुछ मनमुटाव है, इनका काफ़ी नाराज़ है, ठीक है, पर अब इनको क्रोएशिया में अम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। वहीं आपको जानना चाहिए आर रविंद्र, इन्हें आइसलैंड में भारत का नेक्स्ट अम्बेसडर नियुक्त किया गया। इन एडिशन टू वियतनाम विच अदर कंट्रीज वर इम्पैक्टेड बाय टाइफून यागी? वियतनाम के अलावा अन्य कौन से देश टाइफून यागी से प्रभावित हुए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है चाइना, लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार। देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए ना कि टाइफून यागी कहाँ पर आया और आपको ये सारी कंट्रीज ही मिल जाएं एक करके ऑप्शन में, तो आप वियतनाम के साथ जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही वियतनाम में इसने मचाई है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी वहीं देखने के मिला। बाकी कंट्रीज़ में तो छोटा मोटा प्रभाव देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो मेन जो आंसर है इसका वियतनाम है, पर ऐसा नहीं है केवल वियतनाम में ही आया है, और बाकी कंट्रीज़ में भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिला है। तो देखिए, लगभग 200 लोग वियतनाम में मर चुके हैं टाइफून यागी के दस्तक देने के बाद। 125 लगभग मिसिंग हैं, काफ़ी फ्लड्स आ रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। टाइफून यागी जिसे फिलीपींस में हम कहेंगे एंटिंग, काफ़ी डेडली, पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन रहा, जो फिलीपींस, साउथ चाइना, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में आया है, ठीक है। और यागी का मीन्स होता है गोट, या फिर आप इसको कह सकते हैं जापानीज में कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्नस। वेयर वॉज सेमिकॉन इंडिया 2024 हेल्ड? सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रेटर नोएडा। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 को इनॉग्रेट किया है इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और सेमिकॉन इंडिया 2024 का थीम रहा है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो मैसेज के लिए सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन को भी संबोधित किया। LinkedIn ranked IIFT in the top 100 MBA programs in the world. What was its specific rank? LinkedIn ने IIFT को दुनिया के शीर्ष 100 MBA कार्यक्रमों में स्थान दिया है। इसकी रैंक क्या रही? सही आंसर ऑप्शन सी है 51st।
देखिए इंडिया का जो प्रीमियर बिजनेस स्कूल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT जिसे कहते हैं। ये नेटवर्किंग के मामले में ग्लोबली पहले नंबर पर है। और लिंक्डइन का जो टॉप 100 MBA प्रोग्राम्स इन वर्ल्ड में है, इसमें 51वें नंबर पर ये आता है। What are the names of the 4th and 5th ships launched under the anti-submarine warfare shallow watercraft project? एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत लॉन्च किए गए चौथे और पांचवें जहाज़ों के नाम क्या हैं? सही आंसर ऑप्शन है मालपे एंड मुल्की। आपको ये जानना चाहिए कि 8 एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बनाए जा रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन नेवी के लिए। इन्हीं में से चौथा जिसका नाम मालपे है और पांचवा जिसका नाम मुल्की है, इन्हें हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल में हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 8 जो ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट हैं, इनकी जो डील है ये साइन की गई थी 30 अप्रैल 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इनकी खासियत यह है कि 80% इंडिजीनियस कंटेंट इसमें लगा हुआ है। अच्छा, ये जो नाम है ये माही क्लास के तहत आते हैं शैलो वाटरक्राफ्ट्स। और जो हमारा कोस्ट है भारत का, उसके कोस्ट पर जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उनके नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। Which country hosted the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation? भारत नागरिक माफ़ कीजिएगा, हाँ, दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में गलती है, इसको मैं PDF में सही कर दूंगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए ऐसा पूछ रहे हैं कि दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में की गई। इसे को होस्ट किया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन 2018 में ऑर्गेनाइज की गई थी बीजिंग चाइना में। और आपको जानना चाहिए भारत में सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? किंजरापू राम मोहन नायडू। हो सकता है आपको पीछे से डॉग बार्किंग की आवाज़ आ रही हो, ठीक है, तो ये आस पड़ोस में भौंकते रहते हैं। एक एस्पिरेंट का भी कमेंट आया था कि सर पीछे से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो भाई मैं इसमें जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, ये वो लोग भौंक रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आगे लिखा हुआ तो आप देख ही पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट आप करते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि क्या रिप्लाई करूँ मैं अब इन चीज़ों में, ठीक है। अब वो अगर मेरा होता डोगी तब बात अलग थी, अभी आस पड़ोस में भोगते रहते हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। खैर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल टेस्ट हाउस एज अ सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रोन टाइप प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में राष्ट्रीय परीक्षणशाला को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन है QCI। देखिए सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इसके तहत नेशनल टेस्ट हाउस नदर्न रीजन गाजियाबाद, इसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेशन बॉडी का जो है दर्जा दिया गया है ड्रोन्स के लिए। एज पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर US अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, NTH नेशनल टेस्ट हाउस इज टास्क्ड विद इवेल्युएटिंग ड्रोन मॉडल्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अब ये क्या कर सकेगा? नेशनल टेस्ट हाउस जो भी ड्रोन्स बनते हैं उनको इवेल्युएट कर सकेगा, जो भी भारत में रूल्स हैं ड्रोन से संबंधित, उनके मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, उनके मॉडल संबंधित, उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार मंजूरी मिल जाएगी तब वो ड्रोन मार्केट में उतर सकते हैं। द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स फॉर इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए थे? सही आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स फॉर द ईयर 2024 प्रेजेंट किए हैं 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को राष्ट्रपति भवन में। आपको जानना चाहिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि जो भी हमारे देश में मेरिटोरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं नर्सिंग पर्सनल, उनको सम्मानित किया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और डिस्कस करूँगा। एक एस्पिरेंट का मेरे पास मैसेज आया था, वो बैंक की तैयारी कर रहा है, तो वो कह रहा था कि सर मैं रेलवे SSC के फॉर्म भरूं या ना भरूं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कई सारे एग्ज़ाम में मैं कूद जाऊं और बाहर किसी से भी ना निकल पाऊं। तो मेरा ये मानना है, देखो अभी SSC के तो खैर चल ही रहे हैं, SSC तो अभी
फिर से जब अगले साल आएगा दोबारा तब आप उसमें देखना, अगर आप प्योरली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। पर रेलवे की जिस तरह से आ रहे हैं ना, जैसे रेलवे जेई का चला गया, एनटीपीसी आएगा अब, है ना, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन। तो अगर आप बिल्कुल नए नए हैं, बैंकिंग की तैयारी इसी साल आपने करनी शुरू की है, ठीक है, तो आप हो सकता है अपनी बैंकिंग पर ज़्यादा फोकस रखें अगर आपको लगता है कि मैं निकाल दूंगा इसी बार। लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 2-3 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं 2-3 साल से कर रहे हैं, उनका हो नहीं पा रहा, या तो मेंस में रुक जा रहे हैं, प्री में रुक जा रहे हैं, या फिर आगे रुक जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भर दीजिए रेलवे का जो एनटीपीसी आएगा, ठीक है, एनटीपीसी आएगा जो ग्रेजुएशन लेवल का और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का, उनको आप भर दीजिए। उससे क्या रहेगा, ये पेपर होंगे आपके मेरे ख्याल से दिसंबर के बाद ही, क्योंकि अभी एएलपी का पेपर होना है, 1-2 पेपर और होने हैं रेलवे का, उसके बाद एनटीपीसी का नंबर आएगा, ठीक है। तो फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइम चलेगा इनका प्री जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट फेज़ स्टेज 1। तब तक आपके जो बैंक के एग्ज़ाम में निपट चुके होंगे, ठीक है, जो ये पूरा सीजन चल रहा है आपका बैंक का, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स आपने पढ़ी है, अच्छा रेलवे में रीजनिंग आसान आती है, आप 20-25 दिन में, तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 दिन में आप रीजनिंग पूरी कर सकते हैं अगर बैठे सुबह से शाम तक, एक सब्जेक्ट को एक बार में ख़त्म करें, ठीक है। और जनरल मैथ्स की बात करें, केवल लूसेंट आपको पढ़नी है, करंट अफेयर आप यहाँ से पढ़ ही रहे हो, ठीक है। इंग्लिश अगर आती है उसमें, तो इंग्लिश भी आप जानती हो, बैंक में पढ़ती हो, तो कुल मिलाकर जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, जो प्योर जीएस होती है, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप रेलवे की और भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बाद में अगर होते एग्ज़ाम इसके नवंबर दिसंबर में, तब तो मैं बिल्कुल आपको मना करता कि अपने बैंक पर ही फोकस रखो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भर देने चाहिए रेलवे के भी, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होगा, ठीक है। बाकी कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पर, मैं आपको और विस्तार से बता दूंगा। व्हाट वाज द जीएसटी रेट रिडक्शन ऑन सर्टेन कैंसर ड्रग्स सच एज ट्रेस्टुजुमैब, डेरेक्स्टेगन, ओसिमर्टिनिम और दुर्वालुमाब, बहुत अजीब नाम है, कैंसर दवाओं जैसे ट्रेस्टुजुमैब, डेरेक्स्टेगन, ओसिमर्टिनिम, ड्यूरवालुमैब पर जीएसटी दर में क्या कटौती की गई है? सही आंसर है 12% से घटाकर 5% कर दी गई। देखिए 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हाल ही में हुई है, इसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने की है नई दिल्ली में। और कैंसर ट्रीटमेंट अच्छे से लोगों को मिल सके, ज़्यादा बोझ ना पड़े, तो काउंसिल ने जो है जीएसटी रेट्स घटा दिए हैं कैंसर ड्रग्स पर, कुछ कैंसर ड्रग्स पर 12% से घटाकर 5% कर दिए हैं। बाकी देख सकते हैं कि इन कैंसर ड्रग पर किए गए इन तीनों के नाम। अच्छा, और देखते हैं नमकीन वगैरह जो हैं इन पर भी 18% से घटाकर 12% कर दिए हैं। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट एंटिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसको भी जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही जो कार सीट्स हैं उन पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, 18% बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। सेम ही मोटरसाइकिल सीट्स पर भी है 28%। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर हम बात करें तो जीएसटी रेट जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट किया जाता है हेलीकॉप्टर्स द्वारा सीट शेयर बेसिस पर, उसको घटा दिया गया है 18% से 5%, ठीक है। जो हेलीकॉप्टर में जाते हैं ना सीट शेयर के बेसिस पर, लेकिन जो चार्टर हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाती है उसमें 18% ही जीएसटी रहेगा। अब बात आती है कि जो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर भी जीएसटी रिड्यूस किया जाए, तो उसको अगली बार देखेंगे, ऐसा कहा है। फिलहाल जो लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है इन पर 18% जीएसटी लगता है। मतलब जो सबसे ज़रूरी है इंश्योरेंस उस पर तो है, उसको टाल दिया आगे के लिए। बाकी नमकीन वगैरह, कार सीट, इन पर जो है इन्होंने इतनी देर बैठकर मंथन किया। नेम द स्पेस एक्स मिशन दैट इज़ कैरिंग अ सिविलियन क्रू फॉर द फर्स्ट स्पेस वॉक बाय नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स। उस स्पेस एक्स मिशन का नाम बताइए जो गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहले स्पेस वॉक के लिए एक नागरिक दल को ले जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पोलरिस डाउन। देखिए स्पेस एक्स ने पोलरिस डाउन मिशन को लॉन्च किया है, जो कि एक मल्टी डे ऑर्बिटल एक्सपीडिशन है जिसमें 4 लोग जा रहे हैं। और पहला स्पेस वॉक है ये नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। ये जो 4 लोग जा रहे हैं ये नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, पर ये फर्स्ट स्पेस वॉक करने वाले हैं। और इस मिशन की अगुवाई कर रहे हैं स्विफ्ट फॉर पेमेंट CEO जेड स्कैकमैन, ठीक है। और ये लोग स्पेस वॉक करने वाले हैं। बाकी हाईलाइट क्या रहेगी इस मिशन की? फर्स्ट स्पेस वॉक कंपोज्ड एंटायरली ऑफ नॉन प्रोफेशनल्स हु आर वियरिंग स्लीक न्यूली डेवलप्ड स्पेस एक्स एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी suits outfitted with heads-up displays, helmet cameras and an advanced joint mobility system। तो नाम याद रखिएगा, पोलरिस डाउन मिशन।
हाउ मेनी इंडियन और इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड ऑन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024? टाइम पत्रिका की 100 AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 15। देखिए, एक्टर अनिल कपूर, यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकनी, ये उन इंडियंस में शामिल हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की जो लिस्ट है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 इसमें शामिल किया गया। इसमें 15 इंडियन या फिर इंडियन ओरिजिन पीपल हैं, जैसे सुंदर पिचाई हैं गूगल के, और रोहित प्रसाद हैं जो SVP एंड हेड साइंटिस्ट है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अमेजोन के, सत्य नाडेला है माइक्रोसॉफ्ट के। तो इसमें लिस्ट में 40 CEOs, फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स भी हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग हैं और अरविंद श्रीनिवास हैं परप्लेक्सिटी के, और भी कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। What percentage reservation was approved for women in the राजस्थान पुलिस फोर्स? राजस्थान पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई? सही आंसर ऑप्शन सी है 33%। देखिए, राजस्थान कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा कर रहे हैं, इन्होंने 33% रिजर्वेशन अप्रूव कर दिया है पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए, और 5% एडिशनल अलाउंस भी अनाउंस किया है पेंशनर्स के लिए। इससे पहले हमने देखा था जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, इन्होंने उस बिल को ही मंजूरी दे दी जहाँ पर 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जा रहा है जो स्टेटहुड एक्टिविटीज़ रहे हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, जो आंदोलन में शामिल रहे राज्य के, ठीक है, तो उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वट प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड माइक पांडे रिसीव इन 2024? 2024 में माइक पांडे को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? सही आंसर ऑप्शन बी है जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड। तो जाने माने फिल्म मेकर एंड कंजर्वेशनिस्ट माइक पांडे इन्हें 2024 जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इनके वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंटल फिल्म मेकिंग में जो इन्होंने कार्य किया है उसको देखते हुए। तो USA में इनको दिया गया है ये अवार्ड। हाउ मैनी पैक्ट्स वर साइन बिटवीन इंडिया एंड द UAE? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन बी है 5। आपको जानना चाहिए भारत और UAE ने 5 लैंडमार्क डील साइन की हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, फूड सिक्योरिटी, इन सभी क्षेत्रों में। हाल ही में न्यू दिल्ली में अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्तालाप की। तो ये 5 एग्रीमेंट किससे संबंधित हैं? एक तो है बाराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन को लेकर, और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में मेंटेनेंस को लेकर, लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर, और ADNOC इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के बीच में है फूड पार्क डेवलपमेंट को लेकर, और अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के डेवलपमेंट को लेकर है ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच में। तो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन भी। What is the age range for farmers to enroll in PMKMY स्कीम? PMKMY योजना में नामांकन के लिए किसानों की आयु सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 18 से 40 साल। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY, जिसे 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, इसने 5 साल अपने पूरे कर लिए। इस स्कीम के फीचर्स देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए, वॉलेंट्री है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपको पेंशन मिलती है। तो जो भी एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फिक्स्ड मंथली पेंशन दी जाती है 3000 की 60 साल की एज अटेन करने के बाद। और इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं फार्मर्स, और इक्वल कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैन एनरोल बाय पेइंग अ मंथली सब्सक्रिप्शन टू द पेंशन फंड। फार्मर जिनकी एज 18 से 40 है उनको कंट्रीब्यूशन करना होता है 55 रुपये से लेकर 200 रुपये पर मंथ के बीच में, ठीक है, 60 साल तक। LIC इस पेंशन फंड को मैनेज करता है। जितने भी फार्मर्स हैं जिनके पास कल्टिवेटेड लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर्स की है, ठीक है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। 6 अगस्त 2024 तक 23.38 लाख फार्मर्स इस स्कीम को ज्वाइन कर चुके हैं, और सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बिहार में हुए हैं, झारखंड दूसरे नंबर पर है अगर हम स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की बात करें। अगर सब्सक्राइबर पासेस अवे हो जाता है, डेथ हो जाती है पेंशन मिलते हुए, तो उसके जो स्पाउस है उसको पेंशन मिलेगी, ठीक है, इक्वल टू 50% ऑफ द अमाउंट द सब्सक्राइबर वाज रिसीविंग, दैट इज़ ₹1500 पर मंथली एज पेंशन स्कीम। यानी कि 3000 उसको मिल रही थी, मृत्यु हो गई
तो 50% यानी कि 1500 रुपये पेंशन मिलेगी स्पाउस को। ऑन विच स्टेट इज़ हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 14 सितंबर। आपको जानना चाहिए कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है, इन्होंने हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है, इसको रिकॉग्नाइज़ किया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए 2024 में इस हिंदी दिवस का थीम रहेगा फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इसी दिन जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में संपन्न हुई थी। हु वॉन द बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट 2024? बूची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है हैदराबाद। आपको जानना चाहिए हैदराबाद ने छत्तीसगढ़ को फाइनल में 243 रन से हराकर बूची बाबू टूर्नामेंट 2024 ट्रॉफी जीत ली है, और ये खेला गया है मैच तमिलनाडु में। आपको जानना चाहिए बूची बाबू एक इंडियन क्रिकेटर रहे हैं कॉलोनियल एरा में। इन्हें फादर ऑफ मद्रास क्रिकेट कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर यह टूर्नामेंट शुरू किया गया है। सीताराम येचुरी हु पास्ड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी? सीताराम येचुरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है CPIM। देखिए CPIM जनरल सेक्रेटरी एंड फॉर्मर राज्यसभा MP सीताराम येचुरी, इनका निधन हो गया है। 72 साल के थे, और इनकी फैमिली ने इनकी जो बॉडी है वो एम्स न्यू दिल्ली को डोनेट कर दी है टीचिंग एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए। आपको बता दें येचुरी ने प्रकाश करात को सक्सीड किया था जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPIM के तौर पर 2015 में, और ये राज्यसभा MP रहे हैं वेस्ट बंगाल से 2005 से 2017 तक। साथ ही आपको जानना चाहिए न्यूजीलैंड के माओरी किंग तुहिटिया पोराथु टी वेरोवेरो 7, इनका भी निधन हो गया 69 की एज में। तो न्यूजीलैंड के किंग थे ये माओरी किंग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड विच एजेंसी विल एस्टैब्लिश अ ट्रस्ट फंड टू सपोर्ट सोलर प्रोजेक्ट्स? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और कौन सी एजेंसी सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मीगा। देखिए मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये दोनों मिलकर मीगा ISA सोलर फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने वाली हैं। ठीक है, इसमें आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो और महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है मीगा के बारे में जानना। देखिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। पहली है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, दूसरी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, तीसरी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, चौथी है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, और फिफ्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी कि ICS-ID। अब जो फर्स्ट 2 हैं यानी कि IBRD और IDA, ठीक है, इन दोनों को कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक हम कहते हैं, और भारत इन सभी का हिस्सा है। लेकिन जो लास्ट वाली है ना ICS-ID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, भारत इसका मेंबर नहीं है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए था। व्हाट इज़ NBF लाइट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया NBF लाइट क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अ लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। देखिए S कृष्णन जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है ताकि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस ऑफर की जा सके जिन्हें भी रिक्वायर्ड है, कोई बिजनेस है उसको रिक्वायर्ड है। साथ ही इन्होंने NBF लाइट यानी कि लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। साथ ही प्रमाणिक जो कि एक इनोवेटिव ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन है मोबाइल ऐप ओरिजिन और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल को वेरीफाई करने के लिए इसे लॉन्च किया है। तो इसका मतलब क्या है ना, मान लीजिए कोई कंपनी है तो वो अपना कोई सोल्यूशन बनाना चाहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो ऐसा नहीं है कि उसे अब स्क्रैच से अपना वो पूरा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन मतलब आप कोई कुछ भी हो सकता है टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ भी, तो ऐसा नहीं है वो स्क्रैच से बनाएगा, बल्कि ये जो विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसको यूज़ कर सकता है वो। दूसरा है ये जो प्रमाणिक है, प्रमाणिक में क्या है, कोई ऐप इंस्टॉल की जा रही है तो क्या वो सेफ़ है,
क्या वो फेक तो नहीं है, ठीक है। तो उसको यूज़ किया जा सकता है, उस प्रमाणिक से उसको पता किया जा सकता है प्रमाणिक का यूज़ करके। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन साइंड द यूनाइटेड किंगडम इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड किंगडम? किस भारतीय संस्थान ने यूनाइटेड किंगडम के साथ यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीति आयोग। देखिए, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया, इन्होंने ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है और एग्रीमेंट साइन किया गया सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन एंड नीति आयोग के बीच में। तो ये जो फाइनेंसिंग ब्रिज है, इसका मकसद क्या है? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भारत की ओर चैनलाइज करना, और जो यूके की एक्सपर्टीज़ है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को मैनेज और स्ट्रक्चर करने की, उसको यहाँ पर यूज़ करना। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेबीज 22 मेंबर एडवाइजरी कमेटी फॉर्म्ड ऑन लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस? लिस्टिंग दायित्वों पर गठित सेबी की 22 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, आर गांधी। देखिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने 22 मेंबर एडवाइजरी कमेटी को सेटअप किया है ताकि जो भी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं, डिस्क्लोजर रूल्स हैं, उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इस एक्सपर्ट ग्रुप की अध्यक्षता कर रहे हैं आर गांधी, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। द कमिटी विल एडवाइज सेबी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हार्मोनाइजिंग ऑफ लिस्टिंग एंड पोस्ट लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई कंपनी जब लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में, उसके बाद उन्हें किस किस नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। तो कहीं वो इस तरह के नियम तो नहीं है जो काफ़ी सख्त नियम है और उनका अनुपालन करने में जो है कंपनीज को दिक्कत होती हो, टाइम पर ना कर पाते हो। तो इस तरह के जो नियम हैं उनको थोड़ा आसान बनाना, तो उसके बारे में रिकमेंडेशन देंगे। मान लीजिए लिस्ट हो गई कोई कंपनी, उसको फिर अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है, सेबी को। तो उससे संबंधित जो भी नियम है, कहीं वो इतने टफ तो नहीं है कि ये अपना टाइम पर नहीं कर पाती हैं कंपनीज, जिसके कारण उन्हें पेनल्टी जो है उठानी पड़ती है। इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू इनहेंस कोऑपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग? भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र ऑडिटिंग में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, सऊदी अरब। आपको जानना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए भारत और सऊदी अरब ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रियाद में। द MOU aims to foster collaboration and facilitate the exchange of expertise between the two nations in the realm of public sector auditing. सऊदी अरब, आप सभी जानते हैं कि चेयरमैनशिप अब प्राप्त करने वाला है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की भारत से। फिलहाल भारत के पास है इसकी अध्यक्षता। अच्छा, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, क्या इन्होंने MOU साइन किया है UAE अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के साथ भी। देखिए, कई सारी कंट्री हमने देख लिया। इससे पहले मैंने बहरीन के साथ देखा था। तो ये जो हमारे कैग है ना, ये हर कंट्री घूम रहे हैं और इस तरह का MOU साइन करते आ रहे हैं। भारत पे पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फॉर ईजियर पेमेंट? भारत पे ने आसान भुगतान के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनिटी बैंक। देखिए, भारत पे ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है यूनिटी बैंक के साथ, जिसके तहत UPI TPAP यानी कि UPI थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर को लॉन्च किया जाएगा, और इन्होंने पोस्ट पे ऐप को रिब्रांड किया है भारत पे के रूप में। द कस्टमर कैन क्रिएट देयर UPI ID ऑन द भारत पे ऐप एंड मेक पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज मर्चेंट्स एंड ऑल्सो पे अ होस्ट ऑफ बिल्स डायरेक्टली थ्रू द भारत पे ऐप। भारत पे के CEO नलिन नेगी हैं। NHRC इंडिया इन कोलैबोरेशन विद विच फाउंडेशन ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर डिजिटल सॉल्यूशंस कॉन्फ्रेंस? निम्नलिखित में किसने NHRC इंडिया के साथ हेल्थ केयर तक सार्वभौमिक पहुंच डिजिटल समाधान सम्मेलन का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, संकला फाउंडेशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इंडिया ने संकला फाउंडेशन के साथ मिलकर, ये जो संकला फाउंडेशन है, इसे नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का सपोर्ट प्राप्त है। इन दोनों ने मिलकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर डिजिटल सॉल्यूशंस, न्यू दिल्ली में। The conference aimed to bring together practitioners, government officials, leading experts, innovators, and policymakers in the field of healthcare and digital healthcare technology to explore the way forward for universal access to affordable and quality healthcare services, especially to people living in rural, remote and hilly areas. तो जो भी इन एरियाज़ में रहते हैं, रूरल, रिमोट, हिली एरियाज़ में, किस तरह से उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जा सके, इस पर मंथन किया गया है। With which of the following has Hitachi Payment Services partnered to launch India's first Android-based cash recycling machine CRM?
हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत की पहली एंड्रॉइड आधारित कैश रिसाइक्लिंग मशीन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, NPCI। देखिए, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने देश का पहला एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइक्लिंग मशीन लॉन्च की है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में। किसके साथ मिलकर? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। द एंड्रॉइड बेस्ड कैश रिसाइक्लिंग मशीन डेजिग्नेटेड HPDX BU01 ये इसका नाम रखा है। तो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट की तरह फंक्शन करेगा और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सर्विसेज संबंधित कंप्लीट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। This new CRM combines the feature of traditional cash recycling machines with the agility and flexibility of Android platform, providing banks with a versatile solution that can be tailored to meet specific business needs and local market demands. बाकी विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कंप्लीट 30 लेक्चर्स हैं इसमें, उनकी वीडियोस प्लस PDF हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। 399 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहने वाली है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।